आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद गूढ़, रहस्यमय और सच कहूं तो दिमाग को चकरा देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास 60 सेकंड का एक ऐसा स्रोत है जो मन और चेतना की प्रकृति को लेकर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सिद्धांत सामने रखता है। आमतौर पर जीव विज्ञान हमें यही सिखाता है कि जो भौतिक रूप से दिखता है बस वही अंतिम सत्य है, लेकिन ये अवधारणा हमारी इस पूरी समझ को पलट कर रख देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जटिल और अमूर्त विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत सीधे तौर पर एक बेहद साहसिक दावे के साथ होती है। चेतना शाश्वत है, मतलब कॉन्शियसनेस हमेशा से है और हमेशा रहेगी। सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना? ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये हमारे पारंपरिक विज्ञान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। विज्ञान अक्सर यही मानता है कि चेतना या हमारी अवेयरनेस केवल न्यूरॉन्स और मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक अस्थायी परिणाम है। लेकिन ये दावा कुछ और ही कह रहा है। ये सुझाव देता है कि जो चेतना हमारे भीतर है वो न तो किसी जन्म के साथ शुरू होती है और न ही किसी मृत्यु के साथ खत्म होती है। अब इस जटिल तर्क को हम व्यवस्थित रूप से समझने के लिए 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मुख्य रहस्य को परिभाषित करना। दूसरा, मस्तिष्क असल में क्या है, एक जनरेटर या एक रिसीवर। तीसरा, शाश्वतता का तर्क। और अंत में मानव अस्तित्व के लिए इसके निहितार्थ। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मुख्य रहस्य को परिभाषित करना, यानी इस अमूर्त विचार की असल जड़ को समझना। यहाँ चेतना या जागरूकता को सिर्फ हमारे शरीर का एक बाय प्रोडक्ट नहीं माना गया है, इसके बजाय इसे वास्तविकता का एक प्राथमिक और मूलभूत तत्व बताया गया है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड में अनुभव करने वाला जो मूल तत्व है वही चेतना है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये कि यह चेतना किसी भी भौतिक पदार्थ जैसे तारों, ग्रहों या यहाँ तक कि मानव शरीर के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से मौजूद है। ये वो पल है जहां हमें अस्तित्व की मानक समय रेखा पर दोबारा विचार करना पड़ता है। हमारी सामान्य धारणा क्या है? यही ना कि पहले एक भौतिक ब्रह्मांड बना, फिर धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ और अंततः एक जटिल मस्तिष्क के बनने के साथ चेतना का जन्म हुआ। यानी पहले पदार्थ आया, फिर मन। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मन या चेतना पहले से मौजूद हो और ये सारा भौतिक पदार्थ बाद में आया हो? असल में यही सदियों पुरानी पदार्थ बनाम मन की बहस का केंद्र बिंदु है। अब आते हैं दूसरे और मेरे पसंदीदा हिस्से पर, मस्तिष्क की भूमिका। क्या ये जनरेटर है या रिसीवर? आइए इन दो प्रतिस्पर्धी ढांचों को समझते हैं। यह अनुभवजन्य विज्ञान और इस दार्शनिक दावे के बीच के अंतर को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ जनरेटर मॉडल है, जो पारंपरिक विज्ञान का नजरिया है। इसके अनुसार मस्तिष्क एक इंजन की तरह काम करता है और जब इसके हिस्से चलते हैं तो चेतना उत्पन्न होती है। लेकिन दूसरी तरफ का रिसीवर मॉडल कुछ और ही कहता है। इसके अनुसार मस्तिष्क चेतना पैदा नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ एक एंटीना है, एक ऐसा एंटीना जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद एक शाश्वत चेतना से जुड़ता है। मस्तिष्क एक रिसीवर के रूप में कार्य करता है, निर्माता के रूप में नहीं। इस एक विचार पर थोड़ा ठहरते हैं। स्रोत हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली रूपक की कल्पना करने के लिए कहता है। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क बिल्कुल एक रेडियो की तरह काम कर रहा है, जो किसी बाहरी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहा है। जब रेडियो पर कोई गाना बज रहा होता है तो रेडियो उस गाने को बना नहीं रहा होता, वो केवल हवा में मौजूद अदृश्य तरंगों को पकड़कर उन्हें आवाज में बदल रहा होता है। अगर वो रेडियो टूट भी जाए तो गाना खत्म नहीं होता है ना, केवल उस विशिष्ट उपकरण से प्रसारण रुक जाता है। स्रोत के अनुसार हमारे मस्तिष्क और चेतना का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमें हमारे तीसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, शाश्वतता का तर्क और इसके तार्किक चरण। इस अमूर्त दार्शनिक विचार को अगर हम कदम दर कदम समझें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। पहला चरण, चेतना भौतिक पदार्थ से पहले आती है। दूसरा चरण, हमारा भौतिक मस्तिष्क केवल एक माध्यम है जो इस पहले से मौजूद चेतना को हमारी भौतिक दुनिया में प्रसारित करता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण चरण, यदि मस्तिष्क केवल एक माध्यम था तो उसके रुकने या नष्ट होने पर भी मूल चेतना स्रोत पर कोई असर नहीं पड़ता। वह पूरी तरह सुरक्षित और अक्षुण्ण रहता है। यह तर्क की एक बहुत ही साफ और स्पष्ट श्रृंखला है। और यहीं से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। हमारा ध्यान अब मस्तिष्क के काम करने के तरीके से हटकर सीधे इस बात पर जाता है कि हमारी जागरूकता का अंतिम भविष्य क्या है। अगर सब कुछ वाकई एक रेडियो सिग्नल की तरह है, तो जब रेडियो टूट जाता है और हमारा भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तो उस सिग्नल का क्या होता है, वो कहाँ जाता है? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाता है।
चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, मानव अस्तित्व के लिए इसके निहितार्थ और इसका गहरा निष्कर्ष। स्रोत सामग्री अंततः ये सुझाव देती है कि पृथ्वी पर बिताया गया ये जीवन केवल एक अस्थायी बर्तन या वाहन की तरह है। पहली बात, हमारी जो शारीरिक मृत्यु है वो हमारी जागरूकता का अंत बिल्कुल नहीं है, बल्कि केवल एक भौतिक बदलाव है। दूसरी बात, हमारा जो वास्तविक स्व है, यानी हमारी कोर आइडेंटिटी, वो शरीर के बूढ़े होने या बीमारियों से पूरी तरह स्वतंत्र है। और तीसरा बिंदु तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये सुझाव देता है कि हम इंसान होकर कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल में हम एक शाश्वत अवस्था में हैं जो बस कुछ समय के लिए मानवीय भौतिक अनुभव कर रही है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव या पैराडाइम शिफ्ट है। इसे शाश्वत स्व कहा जाता है। ये हमारे अस्तित्व को ब्रह्मांड के अंधेरे में एक छोटी सी क्षणिक चमक के रूप में नहीं, बल्कि एक निरंतर, स्थायी और शाश्वत उपस्थिति के रूप में देखने का नजरिया देता है। इस दृष्टिकोण से जीवन का महत्व कम नहीं होता, बल्कि यह अनंत परिदृश्य का एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। शाश्वत स्व की अवधारणा ये प्रस्ताव करती है कि मूल रूप से जो हम हैं उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और अब जाते जाते एक ऐसा सवाल जिसका शायद कोई आसान जवाब नहीं है। अगर ये जीवन केवल एक यात्रा है और ये शरीर केवल एक अस्थायी निवास है, तो चेतना के आने से पहले क्या मौजूद रहता है और इसके खत्म होने के बाद वो अनंत चेतना कहाँ जाती है? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हमें अपने स्वयं के अस्तित्व पर विचार करने और भौतिक सीमाओं से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण में बस इतना ही।